हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा। इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर detection of current, which is used for detection of current and measurement of small electric current। या तो वो करंट का पता लगा सकते हैं हम, या फिर स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं। लार्ज करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, और स्मॉल करंट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट it is an instrument which is used for detection of current, and measurement of small electric current, Then principle। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा ये डिवाइस? ये इस फैक्ट पे वर्क करता है, इफ ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। इट्स बेस्ड अपॉन फैक्ट, इफ ए करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field experience torque। और जिसको ये आर्टिकल नहीं आता बेटा कि वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, तो वो आई कार्ड में मैंने इसके रिलेटेड टॉपिक दे दिया है। इससे में हमने डिस्कस किया था कि कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, कैसे एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन। देखिए किस टाइप से डायग्राम बनेगा बेटा। एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर की, से PQRS। इसका जो लोअर एंड है वो हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया, और ये जो अपर एंड है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल इज हैंग विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है, और किसके साथ हैंग है बेटा, मूवेबल हेड। दिस इज द मूवेबल हेड। इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक नॉन मेटालिक फ्रेम में एनक्लोज कर देते हैं, ताकि एयर की वजह से या कोई और डिस्टरबेंस नहीं आए। नॉन मेटालिक फ्रेम। तो यहाँ पे बेटा ये दो स्क्रू दिखाए मैंने, दीज आर द लेवलिंग स्क्रू, लेवल करने के लिए। और यहाँ पे ये जो हैं आपके दो टर्मिनल, जिनसे हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, टर्मिनल T1 एंड T2। रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो ये करंट की डायरेक्शन दिखाई मैंने। आई करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और कहाँ रखा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप इसके लिए हॉर्स शू मैग्नेट भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग है S डैश, ये मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, विद द टर्मिनल T2। एंड ये जो मूवेबल हेड है, ठीक है, मूवेबल हेड, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू टर्मिनल T1। ये T1 से कनेक्टेड है। दिस इज एन मिरर, कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए। M क्या है बेटा, मिरर। एंड ये जो स्ट्रिप है आपकी, दिस स्ट्रिप इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फोर ब्रॉन्ज
स्ट्रिप। दिस इज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन की सिलेंडर रखते हैं बेटा, L। लेट अस कंसीडर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर L। इसका काम क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन का ये जो सिलेंडर है इसका काम है जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखना। दिस इज सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन कोर। कोर लिख देता हूँ। अगर सर्कुलर रिंग है तो हम स्फीयर यूज़ करेंगे, रेक्टेंगुलर रिंग है तो हम सिलेंडर यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा ये देखो बेटा, ये जो वायर है ये कैसी वायर है, कॉपर की वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या समझते हैं आप इंसुलेटेड कॉपर वायर का? इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब यहाँ पे है बेटा कि इनके ऊपर कवरिंग है, रबड़ की, प्लास्टिक की, ठीक है, कवरिंग है, आपस में कांटेक्ट नहीं है। और इसको हम किसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर वाउंड कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, इसके ऊपर हमने कॉइल को वाउंड कर दिया। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। ये जो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है बेटा बेसिकली ब्रास का बना होता है, ब्रास। और ये जो वायर है ये किसकी है, कॉपर की, और अंदर जो पीस है ये सॉफ्ट आयरन पीस। पूरे अरेंजमेंट को एयर डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए हमने एक मेटालिक बॉक्स में रख दिया, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मेटालिक फ्रेम कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, इसमें रख दिया। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब हम इसमें बात करेंगे बेटा कैसे वर्क करता है, थ्योरी इसकी। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। लेट L इज़ द लेंथ एंड B इज़ द ब्रेथ। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी L लेंथ है एंड B इज़ द ब्रेथ। I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेक्टेंगुलर कॉइल एंड A क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, L क्रॉस B के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, साइड इनटू साइड। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया विद द हेल्प ऑफ concave, with the help of cylindrical magnets, cylindrical shape magnet। ठीक है, ये हमने कॉन्केव सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा, थीटा एंड अल्फा, थीटा एंड अल्फा। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क, तो करंट फ्लो होगा तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो टॉर्क कितना होगा बेटा, एन आई ए बी कोस थीटा कह लीजिए आप, और यू से टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा कह लीजिए। इस पर्टिकुलर केस में अल्फा 90 है, थीटा 0 डिग्री है, तो मीन्स जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, एन आई ए बी। ये जो टॉर्क है ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है कॉइल को, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट। इसकी वजह से इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट। तो ये कौन सा टॉर्क हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा, टॉर्क इसको रोटेट हो रहा है फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो स्ट्रिप है इसमें क्या आएगा, ट्विस्ट। जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं बेटा, उसमें इस तरह से हम निचोड़ते हैं, ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ, बैंडिंग की बात नहीं कर रहा। बैंड मतलब समझ सकते हैं आप, और ट्विस्ट जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसमें क्या होगा बेटा, फॉस्फोर ब्रॉन्ज में एक ऑटोमेटिकली एक टॉर्क कम्स इनटू एक्शन, दैट टॉर्क इज नोन एज रीस्टोरिंग टॉर्क। वो क्या करेगा टॉर्क, इसको ओरिजिनल पोजीशन पे, इसको इनिशियल पोजीशन पे फिर से ले जाने की उसकी टेंडेंसी रहेगी। तो दूसरे टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट थीटा बी डिफ्लेक्शन, लेट थीटा बी डिफ्लेक्शन इन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में कितना डिफ्लेक्शन है, कितना मोड़ा हमने इसको, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, डिफ्लेक्शन है थीटा। एंड के जो स्मॉल के है, रीस्टोरिंग टॉर्क
रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एक यूनिट ट्विस्ट के लिए k, तो थीटा के लिए कितना होगा, सो टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा। फिर से देखिए, इसको समझिए अच्छे से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। मैं कहता हूं अगर मैंने एक यूनिट ट्विस्ट किया, यूनिट ट्विस्ट के लिए k है रीस्टोरिंग टॉर्क, और अगर थीटा किया 2 किया तो 2k, 3 किया 3k, थीटा डिफ्लेक्ट किया तो कितना, थीटा k। तो दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों क्या होंगे बेटा आपस में, इक्वल, k थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी, k थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए I की वैल्यू निकालनी है मेरे को करंट, तो ये हो जाएगा बेटा k डिवाइड बाई एन ए बी, k डिवाइड बाई एन ए बी, ब्रैकेट के अंदर रखा थीटा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैंने एक सिंगल कांस्टेंट g यूज़ किया। क्या यूज़ किया, g, वेयर g इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसको हम क्या लिख देंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वेयर g इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है बेटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा का मतलब क्या है, ये देखिए आप, इसका मतलब है जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट इंक्रीज होगा, थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें जो स्केल होगा, इनमें रिलेशन होगा, वो कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। स्केल इज यूज्ड, स्केल इज यूज्ड। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए। टर्म्स रिलेटेड टू मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे बेटा इससे रिलेटेड। सम टर्म्स रिलेटेड टू मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो नोन एज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या कंसेप्ट है बेटा, व्हाई इट इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम करंट को पास करते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल में से, तो इसकी जो कॉइल है वो फ्लक्चुएट करती है, एंड वी वेट फॉर सम टाइम फॉर स्टेबल द रीडिंग, ठीक है। और जैसे ही करंट ऑफ होगा, फिर ये थोड़ा सा टाइम वो फ्लक्चुएट करेगी, ऑसिलेट करेगी अबाउट द मीन पोजीशन, एंड सो इसमें जो टाइम वेस्ट होता है, अपना टाइम गैप आ जाता है, हमें रीडिंग नोट करने के लिए टाइम को वेस्ट हुआ हमारा टाइम, ठीक है, टाइम कंज्यूम हुआ। तो हमने क्या किया बेटा, इसको, ये जो हमारी कॉइल है मूविंग कॉइल, उसको एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर वाउंड कर दिया, एक मेटालिक फ्रेम पे वाउंड कर दिया। किसको, कॉइल को, मूविंग कॉइल को हमने वाउंड ऑन मेटालिक फ्रेम। अब क्या होगा बेटा, इस मेटालिक फ्रेम में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज नोन एज एडी करंट। अभी डिटेल में इसमें बेटा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम एडी करंट के बारे में, ठीक है। तो इस मेटालिक फ्रेम में एक करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज नोन एज एडी करंट। और ये करंट क्या करता है बेटा, अपोज द मोशन, एंड दिस करंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपोज द मोशन,
अब फिर से देखिए, मान लीजिए ये कोई मेटालिक कंडक्टर है और ये कॉइल है, तो इसको मैंने इसके ऊपर वाउंड कर दिया। पहले कॉइल ऐसे फ्लक्चुएट कर रही थी, लाइक इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही थी और उसके बाद रेस्ट में आती थी, और जैसे इसको मैंने मेटालिक फ्रेम के साथ टच किया तो कॉइल उधर जा रही है, उधर जाने से रुकेगा, इधर जा रही है, इधर आने से रुकेगा, तो ये जल्दी रेस्ट में आ जाएगी, एट वंस रेस्ट में आ जाएगी, और वी कैन टेक द रीडिंग विद इन नो टाइम गैप, विद इन नो टाइम elapse oppose the motion. So we need not waiting to stable the coil. इसी को कहते हैं बेटा डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सेकेंड एप्लीकेशन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जो काम होता है वो कौन करता है बेटा? ये जो हमने सिलेंडर रखा था सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसका काम क्या है? ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है हमारी, प्लेन ऑफ कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखना। तो थीटा को क्या रखना? 0 डिग्री रखना। सॉफ्ट आयरन कोर क्या फंक्शन है इसका? प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और अल्फा 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या होगा बेटा? टॉर्क NIAB cos थीटा, या फिर क्या होता है बेटा? NIAB sin अल्फा। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये यहाँ पे वैल्यू रख दो। टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? NIAB। तो N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में ये जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा टॉर्क। तो ये दो टर्म हमने डिस्कस की, नोट डाउन। थर्ड टर्म इसमें डिस्कस करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे बेटा इसके दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड ए, करंट सेंसिटिविटी, डिनोटेड बाय आई, करंट एस सेंसिटिविटी। तो इट इज द डिफ्लेक्शन, it is the deflection in the galvanometer when a unit current is flowing through it. क्या है बेटा? It is the deflection, deflection in the galvanometer, in the galvanometer when a unit current, when a unit current is flowing थ्रू इट। जब एक यूनिट करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर जितनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा बेटा उसको हम कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो किसका रेशियो है? डिफ्लेक्शन थीटा, करंट आई। थीटा SI यूनिट की बात करें या यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर एम्पियर में कह लीजिए आप, या फिर डिवीज़न पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था K थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल? NIAB, NIAB, रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? थीटा होगी NIAB अपॉन K। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। सो IS बिकम थीटा की जगह पे NIAB अपॉन K, डिवाइड में I। तो I से I कैंसिल, IS किसके इक्वल हो गया? IS हो गया NAB अपॉन K। सेकेंड, इसी का पार्ट, थर्ड पार्ट में सेकेंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये किसका रेशियो होगा बेटा? ये थीटा और करंट का रेशियो था, डिफ्लेक्शन बाय करंट। तो ये रेशियो होगा आपका थीटा इज इक्वल टू
theta upon voltage. It is defined as the deflection in the galvanometer when a unit voltage is applied across it. It is the deflection in the galvanometer. कैसे वो words में लिखेंगे आप? It is the deflection in the galvanometer. It is the deflection in the galvanometer. Deflection in the galvanometer per unit voltage. ठीक है बेटा, अच्छे से देखिए, पर यूनिट वोल्टेज। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स होंगी इसकी अगेन रेडियन पर वोल्ट, और रेडियन की जगह क्या आ सकता है? डिवीज़न पर वोल्ट, डिवीज़न पर वोल्ट। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिखिए इसको। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा अपॉन वी है ना, वी एस, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। थीटा की जगह आप लिखेंगे एन आई ए बी अपॉन के। थीटा की जगह एन आई ए बी अपॉन के, डिवाइड में वी। वी को क्या लिख सकते हो बेटा? आई आर। क्या लिख सकते हो? आई आर। तो यहाँ से आई से आई कैंसिल, एन ए बी अपॉन के आर, अपॉन के आर। एन ए बी अपॉन के किसके इक्वल है? आई एस अपॉन आर। तो हम इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। कीजिए नोट। और क्या डिस्कस कर सकते हैं बेटा सेंसिटिविटी से रिलेटेड? कंडीशंस फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अब ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा? इफ ए गैल्वेनोमीटर शो लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू इट। अगर थोड़ा सा भी करंट पास होता है तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, उसको हम कहेंगे दिस गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। इफ द गैल्वेनोमीटर शोज large deflection when a very small current is passing through it, is it clear? तो यहाँ पे क्या, किन चीज़ पे हम करंट सेंसिटिविटी की कंडीशंस में हम डिस्कस करेंगे? देखिए, के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो यहाँ पे देखिए आई और थीटा के लिए, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आई एंड थीटा, for a given value of I and theta। अब किस पे डिपेंड करेगी? मान लीजिए I की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तो ये जो सेंसिटिविटी है ये किस पे डिपेंड करेगी? 4 फैक्टर एन ए बी। फर्स्ट वन एन। एन क्या है बेटा? एन है नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतनी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। पहली बात, फर्स्ट टाइम देखने में ऐसा लगता है, पर क्या होता है बेटा, इसको भी हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉइल होंगी, ज़्यादा लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज करने से जो सेटअप है हमारा क्या बन जाएगा? बल्कि बन जाएगा, भारी बन जाएगा, उसको मैनेज करना ईजी नहीं रहेगा। तो एक लिमिट तक ही हम एन को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड, एरिया। ये जो एरिया है, एरिया किसका एरिया? कॉइल का एरिया। अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं उसको भी हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कॉइल लेने से बड़ा एरिया तो हो जाएगा, पर उसको मैनेज करना, उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट कराने के लिए एक मैग्नेट भी आपको बड़ा सेटअप चाहिएगा। तो अगेन एपरेटस इज बल्कि एंड उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी बेटा। ठीक है, एंड नॉट मैनेजेबल।
जो हम कहते हैं पोर्टेबल है हमारा इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन क्या करें, इस के का क्या करें, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको हमें डिक्रीज़ करेंगे तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसी वजह से हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, क्योंकि इसका जो के होता है बेटा वेरी वेरी स्मॉल, के क्या है, वेरी स्मॉल। तो ये वो फैक्टर हैं, इसको हमें डिक्रीज़ करना है, इन सब को हमें इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़। पर इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं जितना चाहे हम इंक्रीज़ कर दें, इसकी भी एक लिमिट है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एंड ज़्यादा वायर को करूँगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सिस्टम भारी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, सेम एरिया के केस में, ठीक है, और के को डिक्रीज़ करेंगे। तो आज बेटा हमने क्या डिस्कस किया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसी तरह बेटा हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।